सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा जो जो बच्चे लाइव हैं एक बार वॉइस का कमेंट कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉइस की है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सौरभ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? एक बार प्रॉपर का कमेंट कर देना भाई। चलो ठीक। तो आपने 3 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। तीनों लेक्चर में अपन ने पहले लेक्चर में, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं वापस आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया कि अपने पास 3 जो सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपने 3 पेपर चलते हैं, 3 पेपर। फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सेकंड पेपर जो चलता है वो मैथमेटिकल फिजिक्स चलता है, और थर्ड जो पेपर चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। समझ गए? यानी उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी की भौतिकी, दूसरा गणितीय भौतिकी, और तीसरा चलता है अपना इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। क्लियर है? ये 3 पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा, और थर्ड पेपर कौन सा है, ये भी आपको दिमाग में पता होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट जो सबसे पहले अपन जो पेपर पढ़ा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक, ये मैंने लिखवा दिया था। इसमें 4 यूनिट पढ़ेंगे। पहली यूनिट पढ़ेंगे अपन, जो पहली यूनिट पढ़ेंगे उसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। जो सर्किट होता है उसका किस तरीके से उसके साथ डील किया जाता है, किरचॉफ्स लॉ किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ओम्स लॉ क्या है, वगैरह वगैरह, सब कुछ इसी में अंदर पढ़ेंगे। यानी आप बोल सकते हो कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी आपको सामान्य जो जानकारियां मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो कौन से यूनिट के अंदर मिलेंगी? फर्स्ट यूनिट के अंदर। और फर्स्ट यूनिट के भी कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो चलता है वो सेमीकंडक्टर चलता है, अर्धचालक। अब अर्धचालक का नाम आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा है आपने, बीएससी में भी कई जगह पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसे अपन जब खेती करते हैं तो एक हरित क्रांति नाम का वर्ड आता है जिससे खेती में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था, वैसे ही एक ऐसा वर्ड है सेमीकंडक्टर जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नई जनरेशन मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना जल्दी ग्रो किया कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हर चीज क्या हो गई, शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो गई। पहले बड़े बड़े चीजें आती थी, जैसे ही सेमीकंडक्टर आया क्या हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। वो मैं आगे की चीजें बताऊंगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए बेसिक। सेकंड चैप्टर जो अपना है उसमें पहला चैप्टर है दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन, यानी आप एसी से डीसी को कैसे अलग करो। और सेकंड चैप्टर है आपका ट्रांजिस्टर। सेकंड चैप्टर ट्रांजिस्टर है, उसमें केवल और केवल क्या आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांजिस्टर। ठीक। थर्ड यूनिट आती है, उसमें पहला चैप्टर है ट्रांजिस्टर का बाइसीकरण, बाइसीकरण ऑफ ट्रांजिस्टर। उसमें ट्रांजिस्टर का थोड़ा विकराल रूप देखेंगे अपन, जो आप 12th में नहीं पढ़ते हो। फिर अपना है यूनिट थर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे मैं अभी यहां बोल रहा हूं या मैंने माइक लगा दी है, मेरी आवाज थोड़ी कम हो, ये हॉल बड़ा हो, तो सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचे, इसलिए मेरी वॉइस को मैंने क्या किया, एम्पलीफाई कर लिया, यानी बढ़ा लिया, एम्पलीफिकेशन उसमें कर दिया। ये चैप्टर नंबर क्या है, सेकेंड। फोर्थ यूनिट है ना आपकी, वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, और क्या है कि पहला चैप्टर है उसका वो तो है ओसिलेटर का, दोलित्र का, और सेकंड चैप्टर है वो तार्किक द्वार यानी डिजिटल सर्किट्स का। ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, वगैरह वगैरह, सब कैसे ये स्विच की भांति व्यवहार करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये सारे चीज, ये मैं धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आ जाती। फिर मैंने सर्किट एनालिसिस स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिखवा दी थी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिखवाने के बाद अपन ने क्या स्टार्ट किया था, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे अपन किसी गांव जाते हो, किसी गांव से ही होगे ना आप, या जयपुर से ही हो, प्रॉपर जयपुर में रहते हो या गांव से हो, तो मान लो आपको जयपुर आना था, तो सबसे पहले जयपुर की बस का पता किया नहीं, क्या कहां से जाती है किया, उसका पता चला कितना किराया है, वहां पे कितना रेंट लगता है पीजी का, वहां पे सरवाइव करने के लिए कितने कितने अपने को खर्चे लगेंगे, सारी चीजों का पता किया।
वैसे ही अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए उसकी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे आई। क्लियर है? अब देखो मैं पीछे का रिवाइज नहीं करूंगा, कारण है क्योंकि हर बार रिवाइज ही करते रहेंगे, क्योंकि अब ऐसे तो 10 दिन लगातार 15 दिन लगातार बच्चे आते रहेंगे और अपन लगातार क्या करते रहेंगे, रिवाइज। तो रिवाइज में अपन क्या कर देंगे, 1 महीना निकाल देंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, कोर्स होगा नहीं, फिर क्या देंगे अपन, रिकॉर्डेड लेक्चर, फिर क्या दोगे तुम, गालियां, ये टीचर बहुत बेकार था, इसने हमें लास्ट समय पूर्ण रूप से रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए, हम देख नहीं पाए और इसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या हुआ, नकारात्मक प्राप्त हुआ। इसका पूर्ण जिम्मेदार यही मास्टर है, ये जहां पे मिले इसको गोले से उड़ा दिया जाए। तो उसको साइलेंट करके आया करो मोबाइल को ना। क्लियर है? तो मैं आप है ना, 1 पेज 2 पेज छोड़ दो, तीसरे पेज के बाद 2 पेज छोड़ दो पूरे के पूरे, ठीक है, मैंने बहुत कुछ लिखवा दिया इसके अंदर, ठीक। 2 पेज छोड़ने के बाद उसमें पहली हेडिंग डाल दीजिए आप, लूप या मैश एनालिसिस। ओनली लूप डाल दीजिए आप, है ना, लूप और मैश ऐसे डाल दो, लूप और ओब्लिक डाल के मैश। और हिंदी मीडियम वाले सोनू चौधरी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुरुदेव। अब आ जाओ, मैं सारी चीजें समझा दूंगा आपको, पीछे की तीन डेफिनेशन तो मैं समझा दूंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक। जहां पे भी समझ में नहीं आए 2 बार पूछ लेना। अब आओ, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जनरल परिपथ, ये है पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, इतना तो आपको पता ही होगा। यहां पे क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे भी क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस परिपथ से अपन सारी चीजों का एनालिसिस कर लेंगे। आपको अभी कुछ नहीं समझना है कि क्या चीज क्या होती है, ये तो पता ही होगा, प्रतिरोध धारा में क्या करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, नहीं अवरुद्ध करने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक पाइपलाइन है, उसके आगे अपन एक क्या कर दें, एक नोजल लगा दे और नोजल को ऊपर से खोलते हैं, तो प्रतिरोध को बढ़ाना या कम करने जैसा प्रतिरोध है। पानी जो आ रहा है, वाटर जब फ्लो है, वो क्या है, करंट। नोजल का जो सिरा है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस। अपन उसको कम करेंगे तो पानी ज्यादा आएगा, उसको और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो वो क्या एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। आ जाओ, मैं इसमें क्या करता हूं बेटा, एक चीज देखना तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये एफ, और ये जी, और ये एच। एक मैंने जनरल सर्किट लिया है, परिपथ लिया है, जो आप 11th 12th क्लास में ही पढ़ते थे, इस प्रकार के परिपथ आपके पास आते थे, ठीक। अब सबसे पहले मैंने डेफिनेशन कल वाली कौन सी लिखवाई थी, शाखा यानी ब्रांच, ठीक। जैसे एक बड़ौदा बैंक है, बड़ौदा बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है, और आपके गांव में, जयपुर में, मेरे शहर में, या अलग अलग उसकी क्या है, ब्रांच। और ब्रांच खोलने के लिए कुछ क्या होनी चाहिए, फॉर्मलिटी, वो नियम होने जरूरी है, तभी वो ब्रांच खुलेगी। ऐसे तो है नहीं कि मेरे घर पे ब्रांच खोल ली मैंने या आपके घर पे खुलवा दी, ऐसा तो है नहीं। तो वैसे ही ब्रांच की कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ब्रांच का कुछ नियम है, परिपथ में भी वही नियम है। डेफिनेशन में तुम्हें एक बार रिपीट कर देता हूं, आगे जाके लिख लेना आप, है ना, लेक्चर से लिख लेना या गुड़िया के नोट से। परिपथ में या जाल, इसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक। जैसे तुम्हारा नेटवर्क हो, 50-60 लोग हो, उसमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, खराब लोग, जैसे भी एक्सवाइज, तो तुम्हारा क्या एक जाल है। तो जाल का वह भाग, यानी आप में से कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसमें धारा का मान क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट, धारा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे देखो ये जाल का एक पार्ट है ना, ए से लेकर बी तक, इसमें मैंने बोला कि करंट क्या बह रही है, I1, तो क्या तुम्हें लग रहा है ए से बी के बीच में करंट I2 भी है, क्या बहेगी, केवल I1 क्या है, कांस्टेंट है, ए से लेके बी वाले पार्ट में, तो ए से बी पार्ट आप क्या बोलोगे, शाखा। इस जाल की क्या, एक ब्रांच, यानी नेटवर्क का वह पार्ट जिसके अंदर करंट क्या रहे,
कांस्टेंट जैसा बिहेव करे वो पार्ट क्या हो जाएगा आपका? ब्रांच। यानी जाल का वह भाग जिसमें धारा क्या रहे? नियत रहे, वो भाग क्या कहलाता? आपकी शाखा कहलाता है, यानी ब्रांच। तो आइए जरा अब आगे आप बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको नहीं भी आता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखो जैसे अपन बस में चढ़ते हैं तो ड्राइवर होता है, गुड मॉर्निंग, अरे बेट थर्ड ईयर की नहीं है अभी, सेकंड ईयर चल रहा है भाई, पास कराया अब और क्या दोबारा करेगा, थोड़ी देर बाद है ना। जैसे आप बस में बैठे हो, अब ड्राइवर चाहे कैसा भी हो, अब आपको कहां उतरना उससे कोई मतलब नहीं, आप कहोगे तो वो वहीं रोकेगा, तो आप बता देना जहां नहीं है वहां ड्राइवर रोक देगा, पैसे दिए तो बस आराम से चलाएंगे। अब आओ बी से सी के बीच में, यहां से कोई भी करंट आए, पर करंट का डिवीजन होगा वो मैं आगे बताऊंगा, पर यहां से लेकर यहां तो करंट सेम ही रहेगी ना। मान लो इसमें क्या गई? I3 करंट गई और इसमें क्या गई? I2 करंट गई, तो B से लेके C वाले में तो I2 ही रहेगी ना। डिवीजन हो गया वो अलग बात है कि I1 से दो करंट फट डिवीजन यानी टूट गई है, कौन कौन सी? I3 और यहां से जो जाएगी B से G के बीच में वो तो I3, और B से C के बीच में तो B से G क्या है एक, और B से C क्या है एक, फिर आगे वाला बताओ C से D क्या है एक, और C से F क्या है एक, F से G क्या है एक। ठीक, मैं तुमसे पूछूं क्या D से E F कोई शाखा है क्या? नहीं, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये C से लेकर F तक भी एक शाखा ही है। देखो C से F, ये पूरा यहां तो एक कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है ना, तो शाखा समझ में आई। यानी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वो पार्ट क्या कहलाएगा आपका? और अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखवा दिया डेफिनेशन, और पूछी जाएगी, एक एक डेडेड नंबर वालों में पूछी जाएगी। परिभाषित कीजिए शाखा, संधि बिंदु, लूप वगैरह वगैरह। ठीक, आओ सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? नोड। नोड यानी बोलते हैं संधि बिंदु, जंक्शन। अब जंक्शन किसे बोलते हैं? मान लो गांधीनगर है, गांधीनगर को क्या कहोगे आप? जंक्शन बोलते हो ना। क्या आप हर रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोलते हो? नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां एक ही प्रकार की ट्रेन आती है, जहां से दो ट्रेनें आए या दो से ज्यादा ट्रेनें आए उसका नाम क्या कर दिया गया? जंक्शन। सेम करंट वाला भी काम है, जहां दो या दो से अधिक क्या है? ब्रांचेज, यानी टू एंड मोर देन टू ब्रांचेज आर मीट एट पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड पॉइंट। यानी नेटवर्क का वो पॉइंट जिसपे दो या दो से अधिक शाखाएं आकर क्या करें? मिले, वो पॉइंट क्या कहला जाएगा आपका? नोड पॉइंट। समझना इस चीज को, ध्यान से सुनना। अब आओ, मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा? बी वाले पॉइंट की। आज अपन अच्छे से प्रेम की बातें करेंगे। ठीक, जरा बताओ बी पे कितनी ब्रांचेज आ रही हैं? 3। तो क्या बी एक नोड पॉइंट है? आप क्या कहोगे? जय माता दी, सही है सर। आओ जरा पॉइंट सी की बात करें, तो आप मुझे बताओगे कि पॉइंट सी पे ब्रांचेज कितनी आ रही हैं? 3। तो सर ये तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा अपन डी की तो बात करें, एक ही आ रही है ब्रांच, नोड पॉइंट नहीं है। अपन ए की बात करें, पर अपन यदि एफ की बात करें, है क्या? है ना, कोई दिक्कत वाली बात? चलो इसके बाद जी की बात करें तो है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है? बी है, सी है, एफ है, जी है, ये कितने हैं? नोड पॉइंट है। नोड पॉइंट समझ में आ गए? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा करेक्शन करके पूछता हूं, अभी एट प्रेजेंट टाइम इसमें कितने नोड है? 4 है कि नहीं? लिखवाने का काम मैं अच्छे से करता हूं, आप टेंशन मत लेना, सुंदर सुंदर अच्छे से छपाई का काम करवाऊंगा, पर छपाई का काम कराने से पहले दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है, पहले बोल रहा हूं। क्या हुआ? 4 नोड पॉइंट है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन वाले देख नहीं रहे, इसका मतलब अपने को टेंशन है नहीं। अब मुझे नोड पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ सारे बच्चे। कल की क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी मेरे से ही, एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलो आप अब नोड पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि इसमें कितने नोड पॉइंट बचे।
दो तो मैंने कल बताए थे, 3 नोड पॉइंट बचे। समझ में आया कैसे? देखो ये नोड पॉइंट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, बट ये वाला कल मैंने नोड पॉइंट हटवा दिया था। बट देखो बेटा, एक ब्रांच तो ये आ रही और एक ब्रांच ये भी तो है पूरी, मैंने उसमें कल ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये भी क्या है, नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट कितने बचे? 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी नोड और ब्रांच के बारे में समझ में आया। अब तीसरी हेडिंग डालिए शाखा, सॉरी लूप। तीसरी डालेंगे लूप। आराम से लिखना, लूप, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैश भी बोला जाता है, लूप। अब ध्यान से सुनिए, लूप क्या होता है? धारा का बंद पथ क्या कहलाएगा आपका? लूप। तो इस सर्किट में मुझे बंद पथ बताओ कि जरा लूप कौन कौन से हैं, जरा देख, चेक करना, लिखवाने का काम करूंगा। क्या आपकी करंट ए बी जी एच ए, वापिस ए पे, यानी क्लोज्ड होना चाहिए। ए बी जी एच ए क्या है? तो मैं यहां क्या लिखूं, जैसे, जैसे ए बी जी एच ए, एक क्या है, लूप। सेकंड लूप की बात करेंगे, आओ। क्या आपका बी सी एफ जी बी भी एक लूप है? चलो, सेकंड लूप कौन सा हुआ? बी सी एफ है क्या? एफ जी बी एक लूप है। फिर मेरे लूप आपसे पूछो तो लूप कौन सा और आगे वाला? सी डी ई एफ सी, तो बताओ जरा कौन सा है? सी डी ई एफ सी। क्या इसमें और भी लूप है? और भी है। क्या क्लोज्ड पाथ ये नहीं है क्या? ए बी सी एफ जी एच ए, ये भी तो एक क्लोज्ड पाथ है। तो क्या लिखोगे यहां? ए बी सी, ठीक है, जस्ट नीचे क्या है? एफ है क्या? एफ जी एच ए, डॉट 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 ई टी सी। बहुत सारे लूप होंगे। बात समझ में आ गई आप कि लूप क्या है? कंफर्म है डेफिनेशन में, आगे जाके नहीं बताऊंगा कि मैं ये कहूंगा ये लूप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। नहीं आता तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या पता मास्टर ने बताया होगा पहले, अब हमारे याद नहीं, आप तो ये सोचोगे। चलो तो हेडिंग डाल लो लूप। और ऑनलाइन वाले बच्चे कोई कमेंट है तो बता दो, पहले लिखो, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखो, इन्वर्टेड कॉमा चालू करके लिखो, धारा, ध्यान दे रहा हूं ऑनलाइन वालों पे पूरा, फटफटाहट मत करे। 4 क्लास नहीं होगी तो फटफटाहट चालू कर देता। फर्स्ट ईयर में भी तूने फटफटाहट की, इसलिए तेरे 5% कम आए। अब इस बार करेगा तो कितने आएंगे? 10। और यदि फटफटाहट नहीं करेगा तो 10 बढ़ेंगे। चलो, धारा के बंद पथ को लूप या पास कहा जाता है। धारा के बंद पथ को लूप या पास कहा जाता है। धारा के बंद पथ को लूप या पास कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला डालो हेडिंग लूप, आप हिंदी मीडियम से हो? नीचे लिखो जैसे, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम मैंने पहले ही बनवा दिया था, तीनों डेफिनेशंस के ऊपर ही बनवा दिया था। अभी एग्जांपल लिख लो हिंदी मीडियम में, लिखो इंग्लिश में लूप लिखो, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट closed path of current is called loop, is called loop. एग्जाम्पल ए बी जी एच ए डॉट डॉट डॉट, ये सारे लिख लो ईटीसी।
इंग्लिश मीडियम वालों तुम पास इसीलिए हो जाते हो, तुम फारसी में लिखते हो, अगले के समझ में नहीं आता है कि लिखना क्या चाहता है। और हमारे हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, मोटे मोटे छाप छाप के लिखते हैं, इसीलिए उनको पूरा समझ में आ जाता है कि करना क्या चाहते हैं। अरे नहीं, सही हो जाएगी। एक काम करना, जो कच्ची पेंसिल आती है ना उससे लिख के देखना 1 महीने। अच्छा वक्त में प्रॉब्लम, हाँ उतार लिया सभी ने। चलो आओ, ये चीज समझाई। अब आगे अपन चलते हैं कहां पे, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत स्रोत की। किसकी? विद्युत स्रोत यानी इलेक्ट्रिक सोर्स की। आइए, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत यानी इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स आपके पास 2 टाइप के होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। अब इलेक्ट्रिक सोर्स 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो होता अपना धारा स्रोत, आगे जाके काम में लेंगे इनको, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों को, नहीं समझ में आया वहां बता देना। एक तो होता है धारा, पहले इसको लिखना ना, एक तो होता है धारा स्रोत और एक कौन सा होता है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। एक तो करंट सोर्स और एक होता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स और एक कौन सा होता है, करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को आपने बहुत सी जगह प्लस माइनस से लिखा हुआ देखा होगा या वी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक, या प्लस माइनस लिख देते हो आप। करंट सोर्स को आप लिखा हुआ देखोगे, वो कैसे दिखाओगे, या तो ऐसे एरो मंडा होगा। ये एरो की डायरेक्शन अपन कभी भी चेंज नहीं करेंगे, जिस डायरेक्शन में मतलब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऑलरेडी गिवन है। दूसरा, या ऐसे अप में लिखा हुआ मिल सकता है, यानी ऐसे मिलेगा एक राउंड और इसके अंदर ये सिंबल आपको मिलेगा। तो ये तो क्या है, करंट सोर्स, और एक इधर वाला क्या है, वोल्टेज सोर्स, यानी इसको बोलते हैं अपन वोल्टता स्रोत। क्या बोलते हैं, वोल्टता स्रोत। और इसको क्या बोलते हैं अपन, धारा स्रोत। क्या होते हैं क्या नहीं होता है वो आगे की बात है, अभी आपको दिमाग लगाने की। अभी क्या लगाना है कि विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक धारा स्रोत और एक वोल्टता स्रोत, यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गया। जब भी मैं इलेक्ट्रिक सोर्स की बात करूंगा यानी विद्युत स्रोत की बात करूं तो आपके दिमाग में कितने आने चाहिए, 2। कौन कौन से सर, एक करंट सोर्स और एक, क्लियर। अब अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे वोल्टेज सोर्स को इसलिए लिखा क्योंकि सारा काम धाम किससे करेंगे, इसी से, इसको यूज नहीं करें, क्लियर। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं वोल्टता स्रोत। पहले वोल्टता स्रोत, वोल्टेज सोर्स, ये लो। पहले तो नीचे नीचे क्या करो, एक चार्ट बनाओ, ऊपर ही ऊपर लिखो इलेक्ट्रिक सोर्स बनाओ, फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ दिन थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर स्पीड पकड़ लेंगे। संडे का कोई ऑफ नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं। किसी भी क्लासेज का ऑफ हो जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे कहो सर आज मैथ की क्लास नहीं है, संडे के दिन हम नहीं आएंगे, बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 20 जनवरी से पहले क्या करवाना है, कोर्स 5 ईयर सॉल्यूशन, आपके 5-5
टेस्ट पेपर लेने। उसके बाद भी यदि आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? केवल और केवल आप। उसमें मेरा किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। समझ गए? चलो, तो पहले डी डालो वोल्टता स्रोत, और इसमें लिखो, फर्स्ट लाइन लिखो, हिंदी मीडियम वाली लिखो, वोल्टता स्रोत परिपथ को विभवांतर प्रदान करते हैं। वोल्टता स्रोत परिपथ को विभवांतर प्रदान करते हैं, यानी वोल्टेज डिफरेंस देते हैं उसको। यदि आपने देखा हो, मैं आपको कहूं 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का कोई मीनिंग नहीं होता। आप जब बैटरी में 5 वोल्ट दिखाते हो ना, तो आप ऐसे दिखाते हो, ये जरूरी नहीं है। आप +5 पूरा इस पे दिखा देते हो और इसको 0 कंसिडर। तो डिफरेंस है 5 - 0 वाला। जब तक डिफरेंस पैदा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई मतलब नहीं है। 5 वोल्ट अकेले का कोई मतलब नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टता स्रोत परिपथ को क्या देते हैं? विभवांतर। एग्जाम्पल में लिखो बैटरी, उदाहरण बैटरी। अब एक छोटा सा वर्ड काम में लूंगा मैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, और एग्जाम्पल दूंगा एक पंखे का। पंखा चल रहा है, पंखा चल कहां से रहा है? यहां से इसको आउटपुट मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, वहां आउटपुट। इनपुट से आउटपुट के बीच में जो भी प्रतिरोध है, वोल्टेज ड्रॉप तो हो रहा है ना, जो जितना भी प्रतिरोध है वो क्या हो रहा है? आंतरिक प्रतिरोध के रूप में है, इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्लियर? समझ गए हो ना? मतलब इनपुट से आउटपुट के बीच में जितना भी उसको मिला के क्या बोल देते हैं अपन? आंतरिक प्रतिरोध। और भी बताऊंगा आगे जाके। अब वोल्टेज सोर्स को आंतरिक प्रतिरोध पे ही डिवाइड किया गया है 2 भागों में। तो नीचे एक एरो डाल के लाइन लिखो, आंतरिक प्रतिरोध के आधार पर वोल्टता स्रोत को या वोल्टता स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के आधार पर, आंतरिक प्रतिरोध के आधार पर वोल्टता स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आदर्श वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत। और एक कौन सा होता है? वास्तविक वोल्टता स्रोत। इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। आदर्श क्या होता है और वास्तविक क्या होता है? एक को बोलते हैं आइडियल और दूसरे को क्या बोलते हैं? रियल। ठीक है, आइडियल और रियल। अब इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालो और हिंदी मीडियम वाले दोनों उतार लो फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालेंगे, लिखो वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड voltage difference voltage source is provide voltage difference in circuit। एग्जाम्पल कौन सा दोगे? बैटरी। क्या एग्जाम्पल लिखोगे? बैटरी। क्लियर? हाँ, नीचे लिखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स on the basis of internal resistance, on the basis of internal resistance, on the basis of internal resistance। हाँ जी भाई साहब, स्मॉल ए डाल के लिखो,
आइडियल वोल्टेज सोर्स, बी लिखो रियल वोल्टेज सोर्स, लिख लिए दोनों, पहली हेडिंग डाल के छोड़ दो, डालो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टता स्रोत। अब एक बात तो ध्यान में रखना, दो चीज, एक होता है करंट सोर्स और एक होता है वोल्टता स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध सदैव किसमें होगा, श्रेणी क्रम, और धारा स्रोत के समांतर क्रम। दोबारा सुनना, वोल्टता स्रोत के सदैव आंतरिक प्रतिरोध किसमें होगा, सीरीज में, और करंट सोर्स के ऑलवेज किसमें होगा, पैरेलल। बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें आइडियल और रियल के बारे में समझाना चाहता हूं। पहली बात तो आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसका क्या है, प्लस और माइनस। मैंने तुम्हें बताया भी था अभी, या तो V से लिख देंगे या फिर प्लस है। इस वोल्टता स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध किसमें लगेगा सदैव, सीरीज। आर एस किस लिए यूज में लिया जा रहा है इसका, सीरीज। और यहां क्या होगा हमारा, लॉर्ड प्रतिरोध। क्या होगा, लॉर्ड प्रतिरोध। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे लास्ट में सर्किटों में तो कंफ्यूज मत हो ना, ये भी एक तरीका ही है दर्शाने का। यहां पे क्या होगा, आर एल, या फिर इसको जेड एल भी लिख देते, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है, लोड प्रतिरोध, इसलिए क्या लगाया गया है, आर एल। अब लोड क्या होता है, जैसे कोई भी इनपुट आया और जहां अपने को मिल रहा है ना वो क्या हो, उसका आउटपुट, और वो आउटपुट किस पे मिल रहा है, लोड पे, हमें लोड ले रहा है। जब पंखा चल रहा है, पंखा जहां चल रहा है ना मोटर पे, वो क्या है, लोड। क्लियर, आ रहा तो उसका इनपुट पूरा है। चलो जैसे एक टॉर्च का एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, टॉर्च में बैटरी या सेल डाल दी, लगातार टॉर्च जलती रहेगी। पर देखना होगा क्या कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन टॉर्च एकदम थोड़ा सा कम होगी और कम होने के बाद बंद हो जाए, क्योंकि बैटरी क्या होगी, डिस हो गई यानी सेल। तो आपने ये पढ़ा होगा V इक्वल टू IR। तो मैंने बोला कि पहले उसकी करंट थी 4 और रेजिस्टेंस था 1, तो वोल्टेज कितना मिल रहा था। फिर मैंने कहा करंट थोड़ी सी कम हो गई 2 और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि भाई बैटरी डिस हो रही है, तो 2, तो अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, फिर 4 इंटू, तब भी 4, पर लास्ट वाला दिन क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन बात कर रहे हैं लोड वोल्टेज सोर्स की, तो ये तो सीरीज में आएगा सदैव, और ये होगा लोड रेजिस्टेंस। अब गांव में कुछ लोग होते हैं जिन्हें आदर्श माना जाता है, गांव की बात नहीं मानो, विवेकानंद मान लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए जिनको अपन आदर्श मानते हैं। तो अपन आदर्श में क्या चीज ढूंढते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। बाकी तो सब में कमियां हैं ही, चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत कमियां सब में मिलती हैं, चाहे मैं हो कोई हो, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कमियां नहीं। बट अपन एक रेफरेंस के लिए आदर्श प्रकार की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ गलतियां बनी है। भगवान से ही गलती हो सकती है, तो अपन तो चीज ही क्या। तो दूसरी बात यह है कि आदर्श और रियल शब्द को इसलिए डिफरेंस किया कि अपन एक रेफरेंस सेट कर लिया कि उसमें सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध है, तो वो आदर्श हो गया, जो नहीं है वो तो है ही वास्तविक है। तो ये मान लो यहां पे 4 वोल्ट है, तो यदि ये पूरा का पूरा 4 वोल्ट लोड पे मिल जाए तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये वोल्टता स्रोत कैसा हो जाएगा, आदर्श वोल्टता स्रोत। जैसे आपने लैब में गए हो आप कॉलेज की, वहां जैसे वोल्ट मीटर पड़े होंगे, एमीटर पड़े होंगे, तो सेल आता है ना, सेल उसमें 4 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा, उसे वोल्ट मीटर से माप के देखना कितना दिखाएगा, 4.5। क्यों, क्योंकि उसके जो तार है उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी तो 5 में से कुछ घट के वोल्ट मीटर में आएगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो जाए। और यहां 4 का 4 पहुंचे, वो कब संभव है, जब ये क्या रहे,
यदि ये रहा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, होगी तो यहां पे पूरी वोल्टेज नहीं पहुंचे पाएगी। बात समझ में आएगी ना? ईमानदारी से बताना, पक्का? तो यदि मैं इसको 0 कर दूं तो ये क्या कहलाएगा आपका? आदर्श वोल्टता स्रोत। यानी वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो वो वोल्टता स्रोत क्या कहलाएगा आपका? आदर्श वोल्टता स्रोत। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको आपकी बुक में कुछ ऐसा भी लिखा होगा, वो तो क्या है, एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया, पर आप घबराना मत। जो मैंने आपको जो सर्किट बताया ना, काम में कौन सा लेना है? यही लेना है। काम में कौन सा लेना है? जो मैंने आपको बताया है, RS। ये भी बना हुआ मिल जाएगा, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की बात करते हैं कई मास्टर, करने दो, तुम्हें कोई मतलब। काम कौन सा आएगा? ये तो अपने को इसी से मतलब, इसमें आओ। तो ऐसे मत करना कि सर ने वो डायग्राम नहीं बनवाया हुआ, मैंने बता दिया है तुम्हें कि ये डायग्राम भी होता है, इसको मैं आगे बता दूंगा तुम्हें। अब पहली हेडिंग डाल के रखिए ना, आदर्श वोल्टता। तो खुद बताओ आदर्श वोल्टता स्रोत क्या होंगे? वे वोल्टता स्रोत जिनके श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, और हमें पूरा का पूरा आउटपुट कहां मिल जाए? लोड पे। तो ये क्या है? आदर्श। क्लियर? यानी वोल्टेज सोर्स के जो सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए तो दोज वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएंगे आपके? आइडियल वोल्टेज सोर्स। हिंदी मीडियम वाले लिखो आइडियल, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो पहले। आइडियल वोल्टेज सोर्स में लिखो, लिखो वोल्टेज सोर्स हैविंग 0 सीरीज, वोल्टेज सोर्स हैविंग 0 सीरीज इंटरनल, having 0 series internal resistance is called ideal voltage source, is called ideal voltage source। is called ideal voltage source। डायग्राम मत बनाना रे भाई अभी, ठीक है? और इंग्लिश मीडियम में लिखो आदर्श वोल्टता स्रोत को डेफिनेशन में लिखो, वह वोल्टता स्रोत जिसके श्रेणी क्रम में, वह वोल्टता स्रोत वह वोल्टता स्रोत जिसके श्रेणी क्रम में लगे हुए आंतरिक प्रतिरोध का मान, जिसके श्रेणी क्रम में लगे हुए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य, आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो, शून्य हो, नीचे वाली कोमा लगाना, नीचे वाली। ऐसे वोल्टता स्रोत को, ऐसे वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। ऐसे वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आओ, लोड से पहले का हिस्सा क्या कहला रहा है आपका? वोल्टता स्रोत।
जो इसको मैंने डिब्बे में बंद किया। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको आप प्लस माइनस से भी दर्शा सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है ना, मैंने दर्शाने। तो इसके पीछे का हिस्सा क्या कहला आपका, यदि ये वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या कहलाएगा आपका आदर्श वोल्टता स्रोत। फटाफट डायग्राम बना दो, और ये डिब्बा आपको दिखाना जरूर है। इसके साइड में ये चीज जरूर दिखाना, जहां वेर आपके पास दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो आर एस है और एक, तो आर एस क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, और आर एल क्या है लोड रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक प्रतिरोध और आपका लोड प्रतिरोध। उतार लिया। अब मुझे बताओ, ऐसी चीज संभव है क्या कि भाई यहां कोई आपने लोड लगा रहा है, यहां वोल्टेज लगा रही है, तार कुछ वोल्टेज ले ही ना, संभव है क्या सर? नहीं है। कुछ कंडीशंस पे संभव है, टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ एक्सचेंज करके, ऐसा डेली लाइफ में तो संभव नहीं है ना। तो नीचे एरो डाल के इंग्लिश मीडियम वाले एक लाइन लिखो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, एरो डाल के लिखना है भैया, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल सोर्स, there is no existence of ideal source in daily life, in daily life। हिंदी में ना लिखो, आदर्श वोल्टा स्रोत दैनिक जीवन में संभव नहीं है, दैनिक जीवन में संभव नहीं है। ये लो भाई साहब, यदि आर एस की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो 0 के बराबर नहीं हो इसका मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी निश्चित मान होगा। निश्चित मान होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वहां 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा ये तो अपन कह ही रहे हैं नहीं पहुंचेगा, तो ये तो वास्तविक बात है। तो ये क्या है, रियल वोल्टेज सोर्स। तो डाल के हेडिंग लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, स्मॉल बी, लिखो रियल वोल्टेज सोर्स। हाँ जी, डाल हेडिंग और लिखो वोल्टेज सोर्स which is having some internal series resistance, voltage source which is having some internal resistance, some internal resistance, some internal resistance is called real voltage source।
रियल वोल्टेज सोर्स। डायग्राम बनाओ भाई, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले लिखो, डायग्राम बनाना। लिखो वास्तविक स्रोत, वास्तविक वोल्टता स्रोत हेडिंग डालना। ऊपर आ जाओ रे, जो भी है थर्ड ईयर वाले पीछे बैठ जाओ। वास्तविक वोल्टता स्रोत लिखो। वह वोल्टता स्रोत, वह वोल्टता स्रोत जिसमें श्रेणी क्रम में लगे आंतरिक प्रतिरोध का मान, जिसमें श्रेणी क्रम में लगे आंतरिक प्रतिरोध का मान निश्चित हो, निश्चित हो, ब्रैकेट में लिखो शून्य नहीं हो, ब्रैकेट डाल के लिखना शून्य नहीं हो, ब्रैकेट बंद, शून्य नहीं हो। नीचे वाली कॉमा, वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाता, नीचे वाली कॉमा, वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाता है। डायग्राम बनाना अच्छा सा, सारी चीज वही है, इसको लिखना जहां आर एस आंतरिक प्रतिरोध, आर एल लोड प्रतिरोध, और नीचे इंग्लिश मीडियम वाले एक हेडिंग वो एरो जो उसमें लिखवाया था वो कहो एरो लिखो। लिखो रियल या ओब्लिक डाल के लिखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड इन डेली लाइफ, is used in daily life। हिंदी मीडियम में बना लिया डायग्राम। इसमें आर एस नॉट इक्वल्स टू 0 है और आर एस का कुछ ना कुछ निश्चित है मानो। हाँ, नीचे हेडिंग लाइन लिखो वास्तविक वोल्टता स्रोत, वास्तविक वोल्टता स्रोत नीचे वाली कॉमा दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं। अब ये तो क्या था दूसरे वाला, अब हेडिंग डालो धारा स्रोत, धारा स्रोत। अब वोल्टता स्रोत जैसा नाम परिपथ को क्या प्रोवाइड कर रहा था, विभवांतर, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस। धारा स्रोत क्या प्रदान करेंगे, धारा, नाम वैसा ही है तो नीचे लिखो धारा स्रोत, धारा स्रोत परिपथ को धारा प्रदान करते हैं, धारा स्रोत परिपथ को धारा प्रदान करते हैं। धारा प्रदान करते हैं, परंतु दैनिक जीवन में, परंतु दैनिक जीवन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अभी बताऊंगा अपन क्या काम में लेंगे, वोल्टता स्रोत से ही सारी डील करेंगे। क्लियर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो करंट सोर्स के अंदर लिखो करंट सोर्स provide current in the circuit, current source provide current in the circuit, but there is no existence of, but there is no existence of current source in daily life, but there is no existence of current source in daily life। जी भाई साहब, समझ में आया नहीं आया सच बताना, पक्का कोई दिक्कत?
कोई गीला शिकवा हो तो बता देना। पक्का? नाम बता दो आपका। आपका क्या नाम है? गौरव। जीतू? जीतू दादा? हाँ, अच्छा जीतू ही। शोभित? आपका? वंदना। चलो, गौरव, जीतू दादा, शोभित और वंदना। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी क्या मार के आने कल? इसके भी रट्टे। मैंने आपके नाम के रट्टे मारे, वैसे आपको थ्योरी के रट्टे मार के आने। समझ गए? कहीं से भी कुछ भी पूछ लूंगा, नाराज मत हो ना। कभी भी कोई बात हो तो नीचे ले जाके बता देना, सर ऐसे मत बोलना, आगे से रिपीट नहीं। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।